हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 62 और 63 पर दिए गए उदाहरण 12 और 13 को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप उदाहरण 12 में देख रहे हैं, लिखा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। पहला रैखिक समीकरण दिया गया है 2x धन 3y बराबर 8, जिसे समीकरण 1 माना गया है। 4x धन 6y बराबर 7, जिसे समीकरण 2 माना गया है। इसमें हल के अंतर्गत चरण 1 में आप देख रहे हैं, लिखा है समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से x के गुणांकों को समान करने के लिए गुणा करिए। विलोपन विधि के बारे में हम लोग इससे पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि हमें जिस चर को विलोपित करना होता है या विलुप्त करना होता है, हम उसके गुणांकों को समान करते हैं। यहाँ पर x को विलुप्त करने के लिए x के गुणांकों को समान करने की बात कही गई है। आप देख रहे हैं समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है, अर्थात x के साथ गुणा में 2 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4 है, अर्थात x के साथ गुणा में 4 है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जिस चर को विलुप्त करना होता है उसके गुणांकों को हम समान कर लेते हैं, और समान करने के तरीके के बारे में भी मैंने बताया था। यहाँ पर भी वही करेंगे। x के दोनों समीकरणों में जो गुणांक हैं 2 और 4, उनका हम लासा अगर ज्ञात करें तो 4 आएगा, और इस प्रकार हम x के गुणांकों को 4 के बराबर बनाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4 पहले से ही है, इसलिए यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपकी किताब में इस उदाहरण के हल में समीकरण 2 को 1 से गुणा करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं कि 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, गुणनफल वही रहता है। इसलिए चाहे आप 1 से गुणा करें समीकरण 2 में और चाहे ना करें। समीकरण 1 में हमें x के गुणांक को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और इसी कारण यहाँ पर हल के चरण 1 में समीकरण 1 को 2 से गुणा करने के लिए कहा गया है। और जब हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 2 दूनी 4x हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा गया है 4x। इसी प्रकार 3y में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा गया है, और बीच में धन चिन्ह है, जैसा कि समीकरण 1 में भी है। वही रहना है। इसके बाद बराबर के दूसरी तरफ अर्थात दाईं ओर आप देख रहे हैं समीकरण 1 में 8 है, और 8 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। जब भी हम किसी समीकरण में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ही तरफ हम उसी संख्या से अर्थात एक ही संख्या से गुणा करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर हमें समीकरण 4x धन 6y बराबर 16 प्राप्त हुई, जिसे समीकरण 3 माना गया है। और समीकरण 2 में जब 1 से गुणा किया गया है, हम अगर 1 से ना भी गुणा करते तो भी यहाँ पर हल कर सकते थे,
इससे विलोपन विधि से, लेकिन 1 से गुणा करके इन्होंने लिखा है 4x धन 6y बराबर 7, यानी वही समीकरण पुनः लिख दी गई है और इसे समीकरण नंबर 4 माना गया है। अब इसके बाद यह कहा गया है कि समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, आप देख रहे हैं समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाना है तो समीकरण 3 ऊपर होनी चाहिए, 3 ऊपर लिखी है पहले से ही, और समीकरण 4 को घटाना है तो समीकरण 4 को नीचे होना चाहिए। और इसके बाद एक बड़ी लाइन खींच करके हम जिस समीकरण को घटाना होता है उसके पदों के चिन्हों को उलट देते हैं। तो यहाँ 4x की जगह ऋण 4x हो जाएगा, 6y की जगह ऋण 6y हो जाएगा, और 7 जो धन का है उसकी जगह ऋण 7 हो जाएगा। और इस प्रकार अगर आप हम इसको सरल करेंगे तो 4x और 4x कट जाएगा, क्योंकि एक 4x धन चिन्ह का होगा और दूसरा 4x ऋण चिन्ह का होगा। और यहाँ पर भी 6y को जब देखेंगे तो 6y एक ऊपर वाला जो है वो धन चिन्ह का होगा और नीचे वाला 6y जो होगा ऋण चिन्ह का होगा। इस प्रकार दोनों ही चर वाले पद जो होंगे x और y, दोनों ही चर वाले पद कट जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर के दूसरी तरफ 16 में से 7 घटेगा और वही यहाँ पर दिखाया गया है। और इस प्रकार जब समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाएंगे तो हमें बाईं ओर तो 0 प्राप्त होगा और दाईं ओर 16 में से 7 घटकर 9 प्राप्त होगा। और इस प्रकार 0 बराबर 9, इस प्रकार का हमें गणितीय कथन प्राप्त होगा, जो कि आप जानते हैं कि 0 कभी भी 9 के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात यह एक असत्य गणितीय कथन है। और इसलिए हम यह कहेंगे कि जो भी दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उसका कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होता है तभी ऐसी स्थिति के गणितीय कथन हमको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के गणितीय कथन हमको प्राप्त होते हैं। तो ऐसा गणितीय असत्य गणितीय कथन जब भी आपको समीकरण हल करने के दौरान प्राप्त हो तो आप समझ जाएं कि ऐसे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यह आपको अच्छी तरीके से जान लेना है। यदि कभी ऐसा हो कि हल करने के बाद जब हम कभी, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि प्रतिस्थापन विधि से अगर हम हल कर रहे हैं तो हल करने के बाद हम जब उसमें कोई एक ऐसा चरण आए जिसमें आपको इस प्रकार का गणितीय कथन मिले कि जिसमें चर x और चर y कोई भी ना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 बराबर 9 कथन प्राप्त हुआ, तो यह कथन चर रहित है, यानी इसमें कहीं भी ना x है ना y है, यानी चर रहित कथन है। और यह कथन हमें असत्य गणितीय कथन के रूप में प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में तो दिए गए समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, परंतु कभी कभी हमें दोनों तरफ यानी दाईं ओर और बाईं ओर एक ही संख्या प्राप्त हो जाती है, और उस स्थिति में सत्य गणितीय कथन तो प्राप्त होता है, परंतु उस रैखिक समीकरण युग्म का हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जब सत्य ऐसी स्थिति में हल करने के दौरान किसी भी बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के दौरान यदि हमें ऐसा गणितीय कथन प्राप्त हो जो चर रहित हो, यानी उसमें चर x भी ना हो और चर y भी ना हो, जो भी दो चर हम मानकर चले हैं उसमें कोई भी चर ना हो, और सत्य गणितीय कथन हमें प्राप्त हो जाए, यानी अगर 18 बराबर 18 है, 9 बराबर 9 है, इस तरह का कोई भी गणितीय कथन हमें प्राप्त हो जाए, तो हमें यह मानना चाहिए कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, अपरिमित हल हैं, क्योंकि वह गणितीय कथन यह दर्शाता है कि हम चर x और चर y या जो दोनों चर हैं उन दोनों चरों के कोई भी मान लेकर दूसरे एक चर को एक मान देकर दूसरे चर का हम संगत मान प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार प्राप्त चर के दोनों मान
दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल होते हैं और ऐसे अनंत हल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि दो तरह की स्थितियां इस प्रकार की मिलती हैं। एक तो यह कि चर रहित असत्य गणितीय कथन प्राप्त होता है, उस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और कभी कभी सत्य गणितीय कथन प्राप्त होता है जो कि चर रहित होता है, उस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल होते हैं। अब यदि हम उदाहरण 13 की बात करें तो उदाहरण 13 में आप देख रहे हैं दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? इसके हल के रूप में आप देख रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या जब भी होगी तो उसमें इकाई का अंक होगा एक और एक दहाई का अंक होगा। और संख्या को ज्ञात करने के लिए बीजगणितीय रूप से उसे प्राप्त करने के लिए हम इकाई और दहाई के अंकों को किसी चर के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। और ऐसा ही आपकी किताब में इस हल में किया गया है। देखिए, लिखा है माना प्रथम संख्या का दहाई और इकाई का अंक क्रमशः x और y है। इसका अर्थ यह हुआ कि दहाई के अंक को x माना गया है और इकाई के अंक को y माना गया है। और इस प्रथम संख्या को प्रसारित रूप में 10x धन y लिखा गया है। अब 10x धन y ही हम क्यों लिखते हैं? आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 10x धन y लिखा गया, इसका मतलब 10 गुणे दहाई का अंक, क्योंकि x को दहाई का अंक माना गया है। 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक धन y लिखा गया है। और ऐसी स्थिति में इसको हम समझने के लिए अगर अंकगणितीय रूप में समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 56 जैसे उदाहरण दिया गया है आपकी किताब में, 56 बराबर 10 और ब्रैकेट में 5 धन 6। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि 56 में 5 दहाई होता है और 6 इकाई होता है। ऐसी स्थिति में हम इसको 10 और ब्रैकेट में 5 धन 6 गुणे 1 इस प्रकार से, या 5 गुणे 10 धन 6 गुणे 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 गुणे 10 धन 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि अंकगणित में इसे समझना उतना कठिन नहीं है जितना कि बीजगणित में समझना कठिन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5, चूँकि यहाँ पर दहाई का अंक था, दहाई का मतलब 10, तो 10 से हम इसलिए 5 में हम 10 से गुणा करते हैं, और 6 इकाई है तो 6 में 1 से गुणा करते हैं और इस प्रकार 6 प्राप्त होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 10 धन 6 या 10 गुणे 5 धन 6 ऐसा लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आपका 10x धन y बीजगणितीय रूप में जब किसी भी संख्या को, 2 अंकों की संख्या को हम लिखते हैं तो 10x धन y लिखते हैं। 10 गुणे, यहाँ पर भी आप देखें x है, x का मतलब दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक और धन y अर्थात इकाई का अंक। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बीजगणित में हम 2 अंकों की संख्या को लिखते हैं, जबकि हमने संख्या के दहाई के अंक को x माना हो और इकाई के अंक को y माना हो, तो उस स्थिति में हम उस संख्या को प्रसारित रूप में 10x धन y लिखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 56 को 10 गुणे 5 धन 6 लिखा जाता है अंकगणित में। अब उसने कहा कि अंकों को उलट दिया जाए। अंकों को उलट देंगे तो क्या होगा? जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा और जो इकाई का अंक है वह दहाई का अंक बन जाएगा। इस प्रकार
जब हम संख्या को लिखेंगे तो 10 गुणे y धन x लिख लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जब अंक उलट जाते हैं तो x इकाई का अंक बन जाता है और y दहाई का अंक बन जाता है। उस स्थिति में संख्या का जो प्रसारित रूप होगा 10 गुणे दहाई का अंक। अब दहाई का अंक y है, इसलिए 10y और धन इकाई का अंक जो कि x के बराबर है, इसलिए संख्या बन जाती है हमारी 10y धन x के रूप की। इसको अगर अंकगणित से समझना चाहें तो जैसे पहले हमने 56 माना था, अब 56 को जब उलट दिया जाएगा, उसके इकाई के अंक और दहाई के अंकों को उलट दिया जाएगा, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 65 प्राप्त होगी, क्योंकि 6 दहाई बन जाएगा और 5 इकाई बन जाएगा। और उस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 6 धन 5। और इस प्रकार लिखने के बाद हम दोनों स्थितियों में संख्या को प्राप्त कर लेते हैं बीजगणित में। पहली संख्या हो जाएगी 10x धन y, और दूसरी स्थिति में जब अंक उलट दिए जाते हैं तब 10y धन x हो जाएगी। और इस प्रकार जो पहला प्रतिबंध है, पहली जो शर्त है कि आपके उदाहरण में दी गई, उसके अनुसार दोनों संख्याओं का जोड़ 66 है या 66 है। तो आप देख लीजिए, उसी को शर्त को बीजगणितीय रूप में लिखा गया है। पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 66, यानी 10x धन y धन 10y धन x बराबर 66। और जब 10x और इस x को जोड़ा गया तो 11x हुआ, और y और 10y को जोड़ा गया तो 11y हुआ, और दोनों में 11 कॉमन था, 11 उभयनिष्ठ था, इसीलिए 11 को बाहर लिखा गया, और जो कुछ बच जाता है अंदर उसे ब्रैकेट में लिखा गया। 11x धन 11y में अगर 11 को बाहर कर लेंगे तो पहले पद में x बचेगा, दूसरे पद में y बचेगा, इसीलिए 11 और ब्रैकेट में x धन y बराबर 66 ये प्राप्त होता है। अब हमें जो ज्ञात पद होते हैं उनको अलग एक ओर कर लेते हैं। यहाँ पर हम ज्ञात पदों को दाईं तरफ कर लेंगे, यानी 11 को दाईं तरफ कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ 11 गुणे x धन y है, गुणे के साथ है 11, दूसरी तरफ जब जाएगा, दाईं ओर जब जाएगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा, अर्थात बटे में जाएगा, और उस स्थिति में 66/11 हो जाएगा। और 66/11 होगा तो क्या होगा, 11 छक्का 66, 6 आ जाएगा दाईं ओर। और वही उसी को लिखा गया है पेज 63 पर देखिए, x धन y बराबर 6, और इसे समीकरण 1 माना गया है। तो इस प्रकार पहली शर्त से हमें पहली समीकरण प्राप्त हो गई, रैखिक समीकरण, उसे लिख लिया गया। अब इसके बाद जो दूसरी शर्त थी उसमें दिया था कि अंकों का अंतर 2 है। अब अंकों का अंतर अगर 2 माना गया है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, अंकों का अंतर मतलब उनका घटाव। तो दहाई का अंक x माना गया था और इकाई का अंक y माना गया था, आपने देखा था। तो उनका अंतर अगर लेंगे तो उसे हम x माइनस वाई भी लिख सकते हैं और y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। यानी हम दहाई में से इकाई घटा सकते हैं और इकाई में से भी दहाई घटा सकते हैं, क्योंकि अंतर की बात की गई है। अंतर का मतलब होता है 2 के अंतर की अगर हम बात करें तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना या दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाना। तो इस प्रकार से इन दोनों ही स्थितियों को आपकी किताब में लिया गया है, यानी x माइनस वाई बराबर 2 के बराबर लिखा गया, ये दूसरी शर्त हो गई, उसको समीकरण 2 माना गया है। दूसरी शर्त को आप एक और तरह से लिख सकते हैं, y ऋण x बराबर 2 इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटाएंगे तो भी अंतर मिलेगा, और उस स्थिति में भी अंतर 2 के ही बराबर होना चाहिए। और इस समीकरण को समीकरण 3 से दिखाया गया है। अब इसे हल किया गया है। अब हल कैसे किया गया है ये आपको देखना है कि पहली स्थिति में अगर हम हल करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर रैखिक समीकरण युग्म बनेगा और इसका हल हम प्राप्त करेंगे। दूसरा रैखिक समीकरण युग्म हमको इस तरह से प्राप्त होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 3 इन दोनों से हमें रैखिक समीकरण युग्म जो प्राप्त होगा वो दूसरा रैखिक समीकरण युग्म होगा, और दोनों के ही हल, दोनों ही रैखिक समीकरण युग्मों के हल हम प्राप्त करेंगे। तो पहले रैखिक समीकरण युग्म को देखें हम, जो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर प्राप्त होता है। तो उसे कैसे हल करेंगे,
उसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें जब जोड़ेंगे तो दूसरी समीकरण के चिन्हों में कोई असर, के पदों के चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसे में y धन का है एक समीकरण में, दूसरे में ऋण का है, इसलिए ये कट जाएंगे। और जब कटेंगे तो x और x जुड़कर 2x हो जाएगा और 6 और 2 जुड़कर 8 हो जाएगा। और इसे जब सरल करेंगे तो हमें x बराबर 4 प्राप्त होगा। अब इस x बराबर 4 को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आप जानते हैं क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2, यही समीकरण 2 है। इसमें x बराबर 4 जब हम रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 4 रख दिया तो 4 ऋण y बराबर 2 होगा। और इस प्रकार 4 को हम दाईं ओर लाएंगे, और जब दाईं ओर लाएंगे तब माइनस वाई बराबर 2 ऋण 4 जो कि माइनस 2 के बराबर होगा, और ये प्राप्त होगा। फिर -1 से दोनों तरफ गुणा करिए या माइनस चिन्ह से दोनों तरफ गुणा करिए, और उसके फलस्वरूप हमें y बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार हमें पहले रैखिक समीकरण युग्म का, जो कि आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 से मिलकर बना था, उसका हल हमें x बराबर 4 और y बराबर 2 के रूप में प्राप्त होगा। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 3 से मिलकर जो रैखिक समीकरण युग्म बनेगा उसे हल करें, तो उसके लिए भी हम दोनों ही समीकरणों को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं y माइनस एक्स बराबर 2 है समीकरण 3, उसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स धन वाई बराबर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। x को पहले लिख लीजिए, और x का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण x यहाँ पर लिखा गया, ऋण x धन y बराबर 2 ऐसे लिखा गया। और समीकरण को जोड़ेंगे जब, तो x और x कट जाएगा, क्योंकि एक जगह x धन चिन्ह का है के साथ है और दूसरे समीकरण में ऋण चिन्ह के साथ है। x और x कट जाएगा, y और y जुड़कर 2y हो जाएगा, 2y, और इधर 6 और 2 जुड़कर 8 हो जाएगा, 2y बराबर 8 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर y को जब प्राप्त करने के लिए 2 को हटाएंगे तो वो दूसरी तरफ यानी दाईं ओर जाने पर भाग में जाएगा, यानी बटे में जाएगा, 8/2 हो जाएगा। सरल करने पर y बराबर 4 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, जो समीकरण 1 थी आपकी वो x धन y बराबर 6 थी। अब इसमें अगर हम y बराबर 4 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x धन y, यानी y की जगह 4 लिख दिया, x धन 4 बराबर 6, और x का मान प्राप्त करने के लिए हमने 4 को हम दाईं तरफ ले गए और सरल किया, और हमें x बराबर 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण युग्म का जो हल हमें प्राप्त हुआ वो x बराबर 2 और y बराबर 4 प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि पहले रैखिक समीकरण युग्म में x बराबर 4 प्राप्त हुआ था, y बराबर 2 प्राप्त हुआ था, और जो दूसरा रैखिक समीकरण युग्म हमने लिया उसमें x बराबर 2 प्राप्त हुआ और y बराबर 4 प्राप्त हुआ। वही आपकी किताब में पेज 63 पर हल के रूप में लिखा गया है। देखिए, पहले रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 4 और y बराबर 2 प्राप्त होगा, यह लिखा गया है जो कि हमने देखा। अब x बराबर 4 अगर प्राप्त होता है इसका मतलब दहाई का अंक 4 होगा, और y बराबर 2 प्राप्त हुआ यानी इकाई का अंक 2 होगा। और इस प्रकार जब हम संख्या लिखेंगे अंकगणित में तो वह 42 के बराबर प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि 42 जब आप लिखते हैं, 42 जब लिखेंगे आप, तो आप जानते हैं कि 4 दहाई का अंक होता है और 2 इकाई का अंक होता है। और जैसा कि हमें रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर x बराबर 4 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ था, अर्थात दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2। और इस प्रकार हम कहेंगे कि पहली स्थिति के लिए जो हमें अभीष्ट संख्या मिलेगी, अंकगणितीय अभीष्ट संख्या, वह 42 होगी। दूसरी स्थिति में विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं तो हम पाते हैं कि x बराबर 2 मिलता है और y बराबर 4 मिलता है। और इस स्थिति में जो संख्या हम यहाँ पर आप देखेंगे तो x यानी दहाई का अंक बराबर 2 के हो गया और y बराबर 4 यानी इकाई का अंक 4 हो गया। और इस स्थिति में जो हमें अभीष्ट अंकगणितीय संख्या प्राप्त होगी वह 24 होगी, क्योंकि 24 में आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 2 है।
और इस प्रकार हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई जो कि 42 और 24 हैं। और हम इस प्रकार उत्तर में हम इन दोनों ही संख्याओं को लिखेंगे। और यदि हम इनका सत्यापन करना चाहते हैं कि हमारी संख्याएं सही हैं कि नहीं हैं, उत्तर हमारा सही है कि नहीं है, तो इसके लिए हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच किस तरह से करते हैं? उदाहरण या प्रश्न में जो शर्तें दी गई होती हैं उन शर्तों का पालन हमारे उत्तर के द्वारा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 42 और 24 को जब जोड़ते हैं तो 66 आता है, और इकाई के अंक और दहाई के अंक का जब अंतर लेते हैं तो 4 ऋण 2 करते हैं, 2 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में क्या होता है? पहली शर्त में आप जानते हैं कि जो 2 अंकों की संख्या होती है और उसके अंकों को उलटने पर जो प्राप्त संख्या होती है, उन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 66 प्राप्त होता है। तो 42 जो पहले प्राप्त हुई थी संख्या पहली स्थिति में, उसके अंकों को जब हम उलटते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है। और 42 और 24 को हम जब जोड़ते हैं तो 66 प्राप्त होता है। और इस प्रकार इकाई के अंक और दहाई के अंक का जब अंतर लेते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो पहली जो संख्या 42 थी वह दोनों शर्तों का पालन कर रही है। इसी प्रकार अगर 24 को हम लें तो और 24 के अंकों को उलट दें, इकाई 4 को दहाई का अंक बना दें और 2 को इकाई का अंक बना दें, तो हमें 42 संख्या प्राप्त होगी। और दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 24 और 42 को जोड़ेंगे तो हमें 66 प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी अगर हम दहाई के अंक और इकाई के अंक का अंतर प्राप्त करें तो 4 ऋण 2 होगा जो कि 2 के बराबर होगा। इस प्रकार से दोनों ही संख्या जो 42 और 24 हैं वो दोनों ही उदाहरण में दी गई शर्तों का पालन करती हैं, इसलिए दोनों ही उत्तर हमारे सही हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 3.4 में दिए गए प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करना है। और जिस प्रश्न को हल करने में परेशानी हो या कठिनाई महसूस हो, उन प्रश्नों को आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।